हमेशा डकैतों में पुरुषों का ही दबदबा माना गया, लेकिन 1980 के दशक में एक महिला डाकू ने चंबल की घाटियों में अपने आतंक का ऐसा मंजर कायम किया कि लोगों के नाम सुनते ही रूह कांप उठती। उन दिनों चंबल के बीहड़ों में बस उसी का राज चलता। आलम ऐसा था कि उसके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। पूरे चंबल में इस कदर उसके नाम की दहशत थी कि जिस ओर से उसका गैंग गुजर जाता वहां पर मातम छा जाता। घरों में लोग छिपकर बैठ जाते और घर के दरवाजे लोग बंद कर देते थे। उस वक्त ऐसा लगता था कि मानो पूरे इलाके में किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। चारों ओर जहां भी नजर घुमाए वहां सन्नाटा ही गूंजता था। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरत की बात तो यह रही कि उस महिला ने यह डकैती का रास्ता खुद नहीं चुना, बल्कि उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया। हालातों ने इस कदर उस पर कहर बरपाया कि वो खुद ब खुद इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गई। जिस उम्र में बच्चियां खेलती हैं खिलौने से, उस उम्र में उसकी शादी 45 साल के एक अधेड़ व्यक्ति से कर दी जाती है। शादी के बाद उसका यौन शोषण किया जाता है। पति से जो उसको जिल्लत मिली सो मिली। खुद के सगे माँ बाप ने उन्हें परिवार पर कलंक बताकर किसी कुएं में डूब मर जाने की बात तक कह दी। इतना कम नहीं था कि उसके सगे चाचा ने महज 16 साल की उम्र में उसको डाकुओं के हवाले कर दिया और बिहार के डाकुओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उसे नोच खाने में। लेकिन एकाएक वक्त ने रुख बदला और उस महिला ने भी अपने सिर पर कफन की तरह लाल कपड़ा बांध लिया। अपने हाथों में बंदूक थामकर दुनिया को उसी की भाषा में समझाने के लिए निकल पड़ी। इतना ही नहीं, जिस पति ने उस पर जुल्मों सितम ढाए थे उसे बीच चौराहे पर चाकू से मार मार कर अधमरा बना दिया। और जिस बिरादरी के लोगों ने हफ्तों तक उसकी आबरू लूटी थी उन्हें भी एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। तो आज क्राइम स्टोरी में फिलहाल जानिए इंडिया की मोस्ट वांटेड वैंडेड क्वीन के बारे में। फूलन देवी किसी के लिए मसीहा थी तो किसी के लिए हत्यारा। आखिर कैसे सरेआम दर्जनों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली फूलन देवी आगे चलकर बिहार छोड़कर देश की संसद तक पहुंची। जानिए पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। फूलन की कहानी किसी फिल्म से कम भी नहीं, इसीलिए उस पर फिल्म भी बनी और किताब भी लिखी गई। फूलन का जन्म 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गुरहा कपूरवा में हुआ। उनके पिता का नाम देवी दीन था जो मल्लाह कास्ट से आते थे। परिवार में न सिर्फ फूलन थी बल्कि 3 बहनें और एक भाई भी था। गरीबी की वजह से उनका परिवार दूसरे के खेतों में काम करने के लिए भी जाता था। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसी पर वो चिकपीस, सूरजमुखी पर मिलेट उगाकर किसी तरह से परिवार का भरण पोषण करते थे। बहुत कम सुविधाओं में भी परिवार का सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जब फूलन के दादा का निधन हो गया तो उनके पिता की जमीन को उनके चाचा बिहारी लाल ने जबरदस्ती छीन ली। इतना ही नहीं, बिहारी लाल ने फूलन के परिवार पर खूब जुल्म ढाया। फूलन का स्वभाव शुरुआत से ही थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वो उस वक्त महज 10 साल की थी जब उन्होंने अपने चाचा का विरोध किया और डटकर सामना भी किया। इतना ही नहीं, फूलन ने बिना किसी डर के अपनी बड़ी बहन रुक्मणी के साथ अपने पिता की छीनी गई जमीन पर जाकर धरना दिया और अपने चाचा पर जमीन को वापस करने का दबाव बनाने लगी। फिर क्या, इसी बात से गुस्सा होकर फूलन के चचेरे भाई मायादीन ने उनकी खूब पिटाई की, लेकिन वो तब तक विरोध करती रही जब तक वो लात, घूसों और ईंट की मार से बेहोश नहीं हो गई। फूलन को इतनी छोटी सी उम्र में इन विरोधी तेवरों की वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनके इस आक्रामक रवैये की वजह से उनके घर वालों ने महज 11 साल की उम्र में एक गाय और एक साइकिल के बदले छोटी सी उम्र में एक अधेड़ व्यक्ति के साथ शादी कर दी।
पुत्तीलाल फूलन के घर वालों को चीजें देकर उस पर इस कदर जुल्म करता मानो वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि बाजार से खरीदी गई कोई चीज हो। छोटी सी उम्र में भारी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ने फूलन को अंदर से बागी बना दिया। पति की ज्यादतियां सहते सहते फूलन का अब स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा और एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपने पति का घर छोड़ मायके वापस आ गए। अब यहाँ पर बेटी का इस तरह से ससुराल छोड़कर आना खराब लग रहा था। बेटी का घर में रहना सभी की आंखों में तिनके की तरह खटकने लगा था। गांव में चारों ओर लोग बातें बनाने लगे। बदनामी की डर से मां ने फूलन से ये तक कह दिया कि वो उनके परिवार के लिए कलंक है, उसे किसी कुएं में डूब मर जाना चाहिए। इतना कम नहीं था, जमीन की वजह से एक बार फिर फूलन अपने चचेरे भाई से भिड़ गई। जो फूलन अपने चचेरे भाई के मार से पहले बेहोश हो गई थी, अब उसी ने चचेरे भाई मायादीन का एक पत्थर से सिर फोड़ दिया। इसी वजह से फूलन देवी को 1979 में एक माह के लिए जेल में भी रहना पड़ा। जेल में रहते हुए पुलिस ने फूलन पर जुल्म भी ढाए। जेल से छूटने के बाद उन्हें मजबूरी में अपने पति के घर एक बार फिर वापस रहने के लिए लौटना पड़ा। घर में जब दाखिल हुई तो उन्हें पता चला कि उसका पति किसी और लड़की से शादी कर चुका है। फिर क्या, फूलन को वहां पर देख उसके पति और दूसरी बीवी ने खूब बेइज्जती की और उसको मारा पीटा। फूलन को अब समझ आ चुका था कि ससुराल में उनका अब गुजारा नहीं होने वाला और थक हार कर वापस अपने मायके लौट आई। लेकिन अपनों के बीच होते हुए भी फूलन अब अकेली पड़ चुकी थी। उन्हें जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिल रहा था। सबकी तो छोड़ दो, खुद के माँ बाप भी अब उन्हें बोझ और कलंक समझ रहे थे। उनके मायके वापस लौटने से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान था तो वो था फूलन का चाचा। चाचा ने फूलन से छुटकारा पाने के लिए इस बार नया पैतरा अपनाया और फूलन को बिहार के डकैतों के हवाले करने का फैसला लिया। एक दिन डकैतों का झुंड उनके घर पहुंचा उठाने के लिए, लेकिन फूलन डकैतों को देख वहां से भाग निकली। फिर डकैतों ने गुस्से में आकर उनके छोटे भाई को अपने कब्जे में लिया। भाई को बचाने के लिए फूलन ने अपने आप को डकैतों के हवाले कर दिया। फूलन जब डकैतों के कब्जे में गई तो उनकी उम्र महज 16 साल थी। उन डकैतों का मुखिया बाबू गुर्जर था, जो फूलन को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब भी फूलन उसके सामने आती तो वो गुलामों की तरह से पेश आता। इतना ही नहीं, बाबू गुर्जर ने फूलन का कई बार यौन शोषण भी किया। पहले सो मायके में और ससुराल के जुल्मों सितम से परेशान फूलन को अब बाबू गुर्जर जैसे बहसी दरिंदों का भी जुल्म सहन करना पड़ रहा था। वही इस डाकुओं की गैंग में एक विक्रम मल्लाह नाम का एक और डाकू भी था, जो पूरी गैंग का दूसरा मुखिया था। विक्रम मल्लाह फूलन पर हुए सभी अत्याचार के बारे में खबर रखती और इसी वजह से विक्रम मल्लाह फूलन पर हुए सभी अत्याचार के बारे में खबर रख रहा था और इसी वजह से विक्रम के दिल में कहीं ना कहीं फूलन के लिए रहम था। फूलन से उसके सरदार का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर क्या, उसने अपने सरदार को मना किया कि वो फूलन से बर्बरता ना करे, लेकिन डाकुओं का सरदार बाबू गुर्जर जब नहीं माना तो उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया और खुद गैंग का मुखिया बन बैठा। विक्रम के हाथों में गैंग की कमान आते ही उसने फूलन को डकैती के सारे दांव पेच सिखाए। बंदूक चलाने से लेकर पुलिस से बच निकलना, हर एक दांव पेच फूलन अब सीख चुकी थी। विक्रम मल्लाह का साथ पाते ही फूलन की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उन्होंने माथे पर एक लाल कपड़ा कफन की तरह बांध हाथों में बंदूक थाम ली थी और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए जिल्लत भरी जिंदगी पीछे छोड़ दी। अब देखते ही देखते विक्रम और फूलन करीब आने लगे थे। दोनों के बीच प्यार इजहार हुआ। इतना ही नहीं, अब दोनों एक साथ रहते थे और यही वजह थी कि अब डाकुओं के बीच फूलन का काफी रुतबा बढ़ चुका था। फूलन ने विक्रम और बाकी साथियों के साथ मिलकर अगले 1 साल में कई अमीर घरों को निशाना बनाया और लूटपाट की। लूटपाट कर खूब पैसा बनाया। इतना ही नहीं, पुलिस को चकमा देने के लिए विक्रम और फूलन के गैंग देवरिया, कानपुर, उरई जैसे
इलाकों में लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। वहीं पहले तो फूलन अमीर लोगों को लूटती और उसी पैसे से गरीबों की मदद भी करती थी। गरीबों की मदद ने फूलन को निचले तबके के लोगों के लिए मसीहा बना दिया। कुछ लोगों ने उसे दसायु सुंदरी का भी नाम दिया। अब बारी थी फूलन की अपने पति से बदला लेने की। फूलन ने दिन दहाड़े उस गांव पर हमला किया जहां पर उसके पति का घर था। बीच चौराहे पर उसने अपने पति को चाकुओं से गोद दिया। इतना ही नहीं, फूलन ने अपने पति की वो हालत बनाई, ना तो वो जीने में था और ना ही मरने में। फिर भी भरे गांव के सामने फूलन ने एक ऐलान किया कि आज से कोई भी अधेड़ उम्र का आदमी किसी भी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा और किसी ने ऐसा करने की जरूरत की तो उसका भी हश्र यही होने वाला है। अब दौर था 1980 का, जब विक्रम मल्लाह सरदार बनने के बाद से पूरे चंबल में गैंग पूरी तरीके से खौफनाक बन चुकी थी। अब फूलन देवी के हालात पहले से काफी सुधर चुके थे, लेकिन इसी बीच इस गैंग के पुराने डकैत श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से रिहा हो गए। जेल से छूटने के बाद जो वो वापस गैंग में शामिल हुए तो उन्होंने देखा कि बहुत कुछ बदल चुका था। वो दोनों ठाकुर थे, उन्हें छोटी जाति का लीडर होने खटकने लगा था। उन्हें इस बात का गुस्सा भी था, उसने एक लड़की के चक्कर में अपने ही सरदार का कत्ल कर दिया। ऐसे में उन्होंने कास्ट के नाम पर गैंग के अंदर फूट डालना शुरू कर दिया। श्री राम सिंह और राम सिंह लाला ने गैंग के कुछ लोगों को अपने तरफ कर लिया। फिर इन दोनों लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रम मल्लाह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। अब विक्रम की हत्या हो चुकी थी और फूलन एकदम अकेली पड़ चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर श्री राम सिंह ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि श्री राम सिंह फूलन को उठाकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बहमई गांव ले गए, जहां उन्हें बंद कमरे में रखकर दिन रात भेड़ियों ने उनकी आबरू को लूटा। उनकी इज्जत को तार तार करने वाला न सिर्फ अकेला श्री राम सिंह था, बल्कि बारी बारी से सभी ने फूलन के साथ जुल्मों सितम ढाए। इतना ही नहीं, कई बार उनका सामूहिक यौन शोषण भी किया गया। फूलन के साथ यह अत्याचार तकरीबन 3 हफ्तों तक चला। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि कई बार इन दरिंदों ने फूलन को बिना कपड़ों के गांव के बीचों बीच कुएं से पानी लाने को मजबूर किया। अब फूलन की हिम्मत भी टूटने लगी थी कि एक बार फिर से उन्हें जिंदगी ने दुखों की खाई में ढकेल दिया। लेकिन इसी बीच श्री राम सिंह के आदमी काफी लापरवाह भी हो गए थे। उनके इस लापरवाही का फायदा उठाकर एक दिन विक्रम मल्लाह के एक साथी मान सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फूलन देवी को श्री राम सिंह के कैद से आजाद करा दिया। वहां से बाहर निकलने के बाद फूलन ने अपने कुछ वफादार साथियों के साथ मिलकर अपना खुद का एक गैंग खड़ा कर दिया। पहले तो उन्होंने शुरुआत में श्री राम सिंह के डर से चोरी छिपे काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में जब उनका गैंग मजबूती के साथ उभर कर सामने आया तो फूलन बिना किसी डर के सभी का सामना करने लगी। फूलन का गैंग खासकर अपर कास्ट को अपना निशाना बना रहा था, या फिर यूं कहें कि सिर्फ ठाकुरों को ही उन्हें लूट कर जो पैसा मिलता उससे ही गैंग को और मजबूत करने के लिए नए नए हथियार भी खरीदती थी। इतना ही नहीं, डकैती के दौरान उनके गुर्गे कई बार चोरी की गई पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करते हुए देखे जाते, जिससे लोग भ्रम में आ जाते और वो आसानी से उन्हें लूटपाट करने देते। वक्त अब बदल रहा था। फूलन और उनके गैंग का पूरे बिहार में नाम होने लगा था और यहाँ ठाकुरों के साथ मल्लाहों के जातिगत वार भी शुरू हो गए थे। फूलन को अपने साथ हुए हर एक अत्याचार का बदला लेने के सही समय का इंतजार था। वो सही समय अब आ भी गया। एक दिन फूलन को खबर लगी कि बहमई गांव में ठाकुरों के घर में एक शादी है, जहां श्री राम सिंह और लाला राम सिंह भी मौजूद होंगे। फिर क्या मौका था फूलन का बहमई गांव लौटने का। तो ये वही गांव था जहां करीब 17 महीने पहले फूलन के साथ बर्बरता की गई थी। दिन था 14 फरवरी 1981, जब फूलन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे बहमई गांव का घेरा बना लिया। एक तरफ गांव में शादी की वजह से जश्न का माहौल था, तो दूसरी तरफ फूलन की तैयारियां भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की थी। गांव के लोग
शादी होने की वजह से जश्न में डूबे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। देखते ही देखते सभी की खुशियों को आंसुओं में तब्दील करने के लिए हथियारों से लैस फूलन भी अपने साथियों के साथ वहां पर आ पहुंचती है। गांव में पहुंचते ही फूलन का एक ही सवाल था कि श्री राम सिंह और लाला राम सिंह कहाँ हैं? लेकिन वो दोनों तो वहां पर मौजूद नहीं थे। शायद उन्हें फूलन के प्लान की खबर लग चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने शादी में ना आने का फैसला किया। एक तरफ फूलन गुस्से में लाल पीली हो रही थी क्योंकि वो दोनों फूलन के हाथों से निकल चुके थे। पहले तो उनके गैंग ने लूटपाट की, फिर फूलन गांव के सभी मर्दों को एक लाइन में खड़े होने की बात कहती नजर आई। सामने खड़ी मौत को देख गांव के तकरीबन 20 पुरुष एक साथ लाइन में खड़े हो गए। इसके बाद जो हुआ उसे पूरा बहमई गांव तो क्या बल्कि प्रदेश भर में दहशत फैल चुकी थी। बदले की आग में झुलस रही फूलन ने कतार में खड़े लोगों पर एक साथ गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। कुछ देर बाद जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने 20 लोगों की लाश पड़ी हुई। गांव में चारों ओर औरतों के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की और रोते बिलखते बच्चों के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं पुलिस के आने से पहले ही फूलन अपने गुर्गों के साथ 1, 2, 3 हो चुकी थी। वहीं एक साथ इतने लोगों के मारे जाने से पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई। इतना ही नहीं, मीडिया की खबरों में केवल इसी वारदात का जिक्र किया जा रहा था। हर ओर केवल फूलन देवी का ही नाम गूंज रहा था। हैरानी तो इस बात की है कि 18 साल की लड़की ने एक कारनामा किया था और इस वारदात की वजह से मीडिया ने उन्हें नाम दिया बैंडेड क्वीन। इस नाम को देने की वजह थी ठाकुरों का कत्ल, क्योंकि मारे गए 20 लोगों में से 17 लोग ठाकुर जाति के थे। अब गांव के सभी लोगों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने और फूलन को पकड़ने की अपील भी की। इतना ही नहीं, इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपी सिंह को अपने पद को छोड़ना पड़ा। जितना ही ये मामला पूरे देश में बड़ा बना, उतना ही फूलन के चर्चे होने लगे। अब बैंडेड क्वीन का नाम चंबल के बीहड़ों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच चुका था। घर घर फूलन की चर्चा हो रही थी। आम लोगों के साथ फॉरेन राइटर्स, फिल्म मेकर्स, जर्नलिस्ट, सभी की नजर सिर्फ फूलन पर थी। एक तरफ तो फूलन निचले तबके के लिए मसीहा थी, जिन्होंने उन्हें अपनी आवाज उठाने का हक दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए वो सिर्फ कुख्यात हत्यारन थी। जिस गांव में 20 लोगों को फूलन ने गोलियों से भून दिया, वही अब उनके नाम से स्मारक भी बनाया गया, जो फूलन देवी का खौफ और उस भयानक रात की यादों को ताजा भी कर देता है। वहीं अब फूलन सभी के लिए गले की फांस बन चुकी थी। वजह थी उसका किसी के हाथ ना आना। 2 राज्यों की पुलिस लगातार फूलन देवी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते। वो किसी के हाथ नहीं लगती। पुलिस को चकमा देने के लिए गैंग के सारे गुर्गे पुलिस की वर्दी पहनते और बाकायदा वर्दी पर स्टार भी लगे होते, जिसकी वजह से खुद पुलिस वाले भी गुमराह हो जाते और इसी का फायदा उठाकर फूलन का गैंग पुलिस वालों पर हमला करता, उन्हें वहीं पर मार गिराता। अब इस तरीके से पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से फूलन को डकैती करने में परेशानी होने लगी। पुलिस की मुठभेड़ों में कई बार फूलन के साथी मारे जा चुके थे और कई बार तो ऐसा हुआ कि वो खुद पुलिस के चंगुल में आते आते बची थी। धीरे धीरे पुलिस के साथ फूलन के इस लुका छिपी के खेल में कब 2 साल का वक्त बीत गया, किसी को पता नहीं चला। अब फूलन देवी के हाथ न आने से पुलिस उनके परिवार को भी परेशान करने लगी। एक बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस ने उनकी मां को 5 माह तक सलाखों के पीछे रखा कि शायद फूलन उनको छुड़ाने के लिए खुद को पुलिस के हाथों सौंप दे। लेकिन पुलिस अगर डाल चल रही थी तो फूलन देवी उनसे 2 कदम आगे। पुलिस के आगे बैंडेड क्वीन ने सरेंडर नहीं किया। पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। इसी वजह से उन पर फूलन के पकड़ने का दबाव और बढ़ चुका था और यही वजह है कि सरकार ने उन पर 10,000 रुपए का इनाम रखा। वहीं मलखान सिंह के सरेंडर के बाद से मध्य प्रदेश की पुलिस चाहती थी कि फूलन भी सरेंडर कर दे।
मलखान सिंह के सरेंडर करने में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी की बड़ी भूमिका थी, इसीलिए फूलन को सरेंडर कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी गई। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने सबसे पहले मलखान सिंह के जरिए फूलन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मलखान सिंह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। वो नहीं चाहता था कि एक और फेमस डकैत का सरेंडर हो और उसे अपने सरेंडर के बाद मिली लाइमलाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाए। जब सारे इरादे पुलिस के नाकाम हो गए तो एसपी राजेंद्र ने खुद फूलन से मिलने का फैसला किया। उसके बाद 5 दिसंबर 1982 को एसपी राजेंद्र ने फूलन के गैंग के एक आदमी को लेकर चंबल के बीहड़ों में वो निकल पड़े। कुछ घंटों के सफर के बाद बीहड़ पहुंचकर एसपी राजेंद्र की मुलाकात फूलन से मानसिंह मल्लाह ने करवाई। अब यही वो पल था जब फूलन से बातचीत का कोई रास्ता दिख रहा था। मान सिंह एसपी को फूलन के पास लेकर गया तो और दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत शुरू हुई। वहीं जब दोनों के बीच बात हो रही थी तो बातों बातों में एसपी राजेंद्र ने बताया कि वो उनके घर भी गए थे। फिर उन्होंने उनके परिवार की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनवाई, जिसमें उनकी बड़ी बहन मुन्नी की आवाज सुनाई दी। जब रिकॉर्डिंग फूलन ने सुनी तो उन्होंने सबसे पहले राजेंद्र से सवाल किया कि आप क्या चाहते और यहाँ पर आप किस लिए आए। तो एसपी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं आपका सरेंडर चाहता हूँ। फिर क्या, जैसे ही फूलन ने सरेंडर की बात सुनी तो गुस्से से लाल पीली हो उठी, चिल्लाने लगी। फूलन ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे कहने की वजह से सरेंडर कर दूंगी? मैं चाहूँ तो अभी यहीं पर गोलियों से भून भी सकती हूँ। इससे माहौल थोड़ा वहाँ पर गर्मा गया। तो फूलन ने राजेंद्र से पूछा कि क्या गारंटी है कि तुम सरेंडर करते ही मुझे गोली नहीं मार दोगे? फिर क्या, जैसे फूलन ने सरेंडर की बात सुनी तो गुस्से से लाल पीली हो उठी, चिल्लाने लगी। फूलन ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे कहने की वजह से सरेंडर कर दूंगी? मैं चाहूं तो अभी यहीं पर गोलियों से भून सकती हूं। इससे वहां का माहौल थोड़ा गर्मा गया था। थोड़ी देर बाद जब माहौल ठंडा हुआ तो फूलन ने राजेंद्र से पूछा कि क्या गारंटी है कि तुम सरेंडर करते ही मुझे गोली नहीं मार दोगे? इस पर जवाब देते हुए एसपी ने कहा कि मुझ पर आप भरोसा कर सकती हैं, मुझे खुद मुख्यमंत्री ने भेजा है। अब फूलन का विश्वास जीतने के लिए एसपी ने उन्हें एक प्रपोजल भी दिया, अगर कोई चाहे तो खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भी मैनेज कर सकता है और इस पूरी जानकारी को जान भी सकता है। इतना ही नहीं, फूलन भी पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि कई साथी उनके मारे भी जा चुके थे और उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी। उन्हें सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा था। इन सब वजहों से उन्होंने भी सरेंडर का मन बना लिया। एसपी राजेंद्र पर भरोसा जताते हुए फूलन देवी ने सरेंडर के लिए हाँ कह दी, लेकिन कई शर्तें भी रखी गई। पहली शर्त थी कि फूलन और मान सिंह के परिवार को सुरक्षित उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। उनको डर था कि यूपी जाते ही उनकी हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने हत्या होने का जो डर था वो बहमई कांड का था। इसके अलावा फूलन ने मांग की कि उनके परिवार को कुछ जमीन और भाई को नौकरी दी जाए। फूलन ने अपने लिए ए ग्रेड जेल की मांग की और साथ ही ये भी कहा कि उनके सरेंडर के बाद उनके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी ना दी जाए। इसके अलावा सरेंडर के दौरान सामने महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर रखने की भी मांग फूलन देवी ने की थी। फूलन उनके सामने ही सरेंडर करना चाहती थी। सरकार के हाथ भी बड़ी मेहनत के बाद ये मौका लगा था, तो वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सभी शर्तों को मान लिया। इसके बाद फूलन की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस और एमपी पुलिस दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। बात इतनी आगे बढ़ी कि जब एमपी पुलिस फूलन के परिवार को भिंड लेकर आती है तो यूपी पुलिस एमपी पुलिस पर किडनैपिंग का केस कर देती है। अगले दिन जब एमपी पुलिस की एक टुकड़ी मान सिंह के परिवार को लेने के लिए पहुंचती है तो यूपी पुलिस 6 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लेती। इतना ही नहीं, स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों तरफ से गोलियां भी चल जाती हैं और यही वजह रही कि ये घटना थी जब एक बार फिर से फूलन ने अपना सरेंडर करने का मन बदल लिया। अब हालात बदल चुके थे, इसीलिए एसपी ने एक बार फिर से कोशिश करने की पहल भी की और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर फूलन के पास पहुंच गए।
और फूलन की गोद में अपने बच्चे को देते हुए कहा कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे बच्चे को अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद फूलन का दिल पिघल गया। दोबारा सरेंडर करने के लिए फूलन देवी ने हामी भर दी और अब भिंड जिले में मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह खुद फूलन का सरेंडर लेने के लिए पहुंचते हैं। जब फूलन भिंड पहुंची तो वहां पहले से ही तकरीबन 8,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, सिर्फ उन्हें देखने के लिए। इतना ही नहीं, मीडिया कहां पीछे रहती, मीडिया सुबह सवेरे से वहां पर पहुंच रखी थी। फूलन की फोटो लेने के लिए एक दूसरे के अंदर होड़ मच चुकी थी। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो फूलन देवी जो कभी लोगों के लिए भय का प्रतीक रही, उसी को लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना और लोकसभा तक पहुंचाया। साल 1996 में समाजवादी पार्टी से फूलन देवी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट से सांसद बनी। अर्जुन सिंह ने फूलन का जिक्र करते हुए अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि जो लोग तलवार के दम पर जीते हैं, उनका नाश भी तलवार से होता है और फूलन का अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्ष 2001 में शेर सिंह राणा नामक एक शख्स ने फूलन की दिल्ली के अशोक रोड स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरीके से एक अध्याय बीहड़ों के डाकू का खत्म हुआ, जो चंबल के बीहड़ से लेकर संसद तक पहुंची थी।